any work or task which consumes resource and time, that is called a particular activity. You should know that the activity is always denoted by an arrow, and the tail of activity always denotes the start of activity, and the head of activity always denotes the end of activity. So you should know that ये दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए। फ़िलहाल तो एरो से डिनोट करते हैं एक्टिविटी को, और जो टेल होता है उसको हम स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं, और जो हेड होता है उसको एंड ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? एक इवेंट एक स्टेज होता है, या एक मोमेंट होता है, या कोई भी रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। वो होता है जो किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट पे या किसी भी एक्टिविटी के एंड पे रखा जाता है। लाजमी एक्टिविटी के स्टार्ट पे और एक्टिविटी के एंड पे रखा जाता है। So what is actually event? Event is a point in time or moment at which an activity starts or finishes। वो point या वो moment या वो stage जहाँ पर कोई भी activity start हो या कोई भी activity end हो जाए। सो उससे पहले मैंने आपको कुछ एक चीज़ बताई थी कि मर्जिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और जो बर्स्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है, इवेंट इज अ स्टेज वेयर ऑल प्रीवियस जॉब्स और एक्टिविटीज मर्जिंग इन इट आर कंप्लीटेड एंड जॉब्स बर्स्टिंग आउट आर स्टिल टू बी कंप्लीटेड। इसका मतलब ये है कि वो जो भी एक्टिविटीज़ मर्ज हो रही होती हैं उनको हम कहते हैं कि वो एक्टिविटीज़ कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी हैं। मर्जिंग एक्टिविटीज़ ऑलवेज डिनोट the activities which are completed, and the bursting activities always denote the activities which are going to be completed or which are started। वो एक्टिविटी जो या तो अभी स्टार्ट हुई हैं या कंप्लीट होने वाली हैं उसको हम बर्स्टिंग एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें। अच्छा, एक और चीज़ के इवेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय आइदर सर्किल, आइदर रेक्टेंगल और आइदर ट्रायंगल बट इनसर्कल्ड विथ अ नंबर। जैसे यहाँ पर है, ये नोड है, नोड के अंदर आई लिखा हुआ है, ये नोड है, नोड के अंदर जे लिखा हुआ है। और ये भी याद रख लें कि इवेंट को हम नोड भी बोलते हैं। इवेंट इज आल्सो कॉल्ड एज नोड। सो इस नोड को हम ith नोड बोलेंगे, इस नोड को हम jth नोड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम नंबरिंग देना चाहें तो इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं, इसको 2 नंबर दे सकते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट नोड एंड दिस इज सेकंड नोड। सो अगर ये फर्स्ट नोड है और ये सेकंड नोड है तो इसका ड्यूरेशन हो जाएगा D12 इज इक्वल टू 2 डेज। जैसे अभी लिखा हुआ है D सो व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी आपको ये क्लियर, हमेशा एक्टिविटी के स्टार्ट पे और स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, सो वी हैव प्लेस्ड अ नोड ओवर हियर। द हेड डिनोट्स द एंड ऑफ एक्टिविटी, सो वी हैव node over here। So the active node which is placed at the tail will be called as tail node or start node, and the node which is placed at the end or at the head that will be called as the end node or the head node। यहाँ पर लिखा हुआ है एंड नोड एंड स्टार्ट नोड। सो नोड और इवेंट आपको क्लियर होने चाहिए। इवेंट तो सॉरी, तो एक्टिविटी को हम एरो से डिनोट करते हैं एंड और नोड को सर्कल या रेक्टेंगल या ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन गिवन है। ये मर्जिंग इवेंट हैं, ये बर्स्टिंग इवेंट हैं। वो एक्टिविटीज़ जो मर्ज हो रही हों, दाखिल हो रही हों, उनको हम मर्जिंग इवेंट या मर्जिंग एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। और जो इवेंट से निकल रही हैं उसको हम बर्स्ट इवेंट कह सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल इसको लेते हैं जो मर्ज का एग्जांपल है। नोड नंबर 6 को अगर लें, नोड नंबर 6 में ए और बी आर द मर्जिंग एक्टिविटीज एंड सी इज द बर्स्टिंग एक्टिविटीज। यह मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन अभी इसको रिवाइज करते हैं ताकि आगे चलकर आपको समझने में परेशानी ना हो। सो 6 नोड पे अगर देखें तो ए एंड बी आर मर्जिंग एक्टिविटी, सी इज द बर्स्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज़ कि ए और बी जो हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? ए और बी ये डिनोट कर रहे हैं 6th नोड पे कि ये दोनों एक्टिविटीज 6th नोड पे कंप्लीट हो चुकी हैं। Therefore, we called as the merging activities always denote the end of activity या the completion of activity। A और B
मर्जिंग एक्टिविटीज़ हैं और ये डिनोट कर रहे हैं कि ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर सी की बात करें तो सी इज़ अ बर्स्टिंग एक्टिविटी और सिक्स्थ नोड पे ये डिनोट कर रहा है कि सिक्स नोड से ये एक्टिविटी निकली है मतलब कि ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है और ये एक्टिविटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि बर्स्टिंग एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर स्टिल टू बी कंप्लीटेड और विच आर स्टार्टेड। सो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी अपने माइंड में रख लें। तो मर्जिंग एक्टिविटीज ऑलवेज डिनोट द एक्टिविटीज व्हिच आर completed and the bursting activities always denote the activities which are still to be completed or which are to be started or which are already started। ठीक है, यहाँ पर जैसे फोर्थ नोट पे देखें ए एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और बी और सी एक्टिविटीज अभी स्टार्ट हुए हैं। सो ए एक्टिविटी इज अ मर्जिंग एक्टिविटी, बी एंड सी एक्टिविटीज आर दी bursting activities। ओके, दिस इज सेंस स्लाइड, इसको छोड़ देते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, what is the duration of activity? Next term is duration of activity. So duration of activity is the time required for an activity by an activity। किसी भी एक्टिविटी को कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट होने के लिए उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, द लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्टिविटी। सो फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है उसको 10 दिन चाहिए होते हैं कंप्लीट करने में, कंप्लीट होने में, एक को 12 दिन 15 दिन कोई भी टारगेट है, तो वो दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी आई टू जे इज डिनोटेड बाय डी आई जे। यहाँ पर देखें एक एक्टिविटी है और नोड है आई टू जे। सो डी the duration of activity A from ith node to jth node will be denoted as dij। हमेशा जो ड्यूरेशन होता है हम उसको डिनोट करते हैं dij से। सो व्हाट इज एक्चुअली ड्यूरेशन? ड्यूरेशन इज द लेंथ ऑफ टाइम just carry out by an activity from the beginning to its end। Total length of time required from the start of the activity to the end of activity will be called as the duration of activity simply। So depending upon the activity and its level of detail, the duration may be expressed in days, weeks or month। लाजमी नहीं है कि हम कोई भी एक ड्यूरेशन हो उसको हम डेज में हमेशा उसको डेज में ही डिनोट करें, लेकिन हो सकता है हम उसको वीक्स में भी डिनोट कर सकते हैं, मंथ में भी डिनोट कर सकते हैं, इवन इन आवर्स में भी डिनोट कर सकते हैं। कोई भी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी है जो जिसका टोटल ड्यूरेशन है 3 आवर्स, सो उसके जो सब एक्टिविटीज़ होंगी उसको हम आवर्स में डिनोट भी कर सकते हैं, मिनट्स में भी डिनोट कर सकते हैं। सो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि ड्यूरेशन को आप कितने कौन से यूनिट में डिनोट कर रहे हो। A duration cannot be really fixed or given as a final number as such, remains only an estimate based on past experience with productivity etc। क्या होता है कि ड्यूरेशन कभी भी फाइनल नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरेशन का किसी भी एक्टिविटी के ड्यूरेशन को आप फाइनल नहीं कह सकते। ये आप ड्यूरेशन देते हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर वर्क पहले जहाँ पर भी हुआ था वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ था। जैसे अगर एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन का पता नहीं है कि कितने दिन चल सकेगी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अल्टरिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई फलानी जगह पे एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पर एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन 3 दिन चला था। सो ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी कैन बी प्लेस्ड एज 3 days। लेकिन आपके साइड पे सिचुएशन चेंज हो सकती हैं, कोई बोल्डर्स निकल आ सकते हैं या सेलेनिटी हो सकती है, वाटर लॉगिंग हो सकती है। सो सिचुएशन चेंज हो सकते हैं, एग्जीबिशन ऑफ फाउंडेशन का सिचुएशन चेंज हो सकता है। सो वी कैन नॉट फिक्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। ये चीज़ अपने माइंड में रख लें। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी दी जाती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस। सो एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं वो ड्यूरेशन प्लेस करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ओके, ड्यूरेशन क्लियर हो गया। और नाउ व्हाट इज एक्चुअली नेटवर्क? नेटवर्क इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, ऐसे बोल सकते हो सिंपली। किसी भी प्रोजेक्ट के
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कोई भी नेटवर्क या नेटवर्क डायग्राम। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया गया है, इसको हम कहते हैं सिंपली नेटवर्क डायग्राम। पढ़ते हैं इसको थोड़ा। नेटवर्क इज ए ग्राफिकल डायग्राम कंसिस्ट ऑफ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एरोज एंड नोड्स। बिल्कुल नेटवर्क डायग्राम में एरोज एंड नोड्स होते हैं। फॉर शोइंग द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वेरियस टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऐसे समझो कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड एरोज। सिंपली इसको ये भी बोल सकते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज which are placed in a proper order, that will be called as network diagram. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओनली। सो ये एक नेटवर्क हो गया, जिसको हम नेटवर्क डायग्राम भी बोल सकते हैं। नेटवर्क डायग्राम के अगर कोई पूछे कि व्हाट इज नेटवर्क डायग्राम, तो आप सिंपली बोल सकते हो नेटवर्क डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। ओके, नेटवर्क एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के नेटवर्क एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है। सो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। बिल्कुल नेटवर्क जो एनालिसिस है वो प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग का ही एक प्रोसेस है या मेथड है। अच्छा, सिर्फ नेटवर्क एनालिसिस ही मेथड नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने के लिए, दूसरे भी मेथड्स हैं, जस्ट लाइक दी बार चार्ट मेथड। सो दूसरे मेथड्स हैं, वो भी हम बार चार्ट मेथड पढ़ेंगे, और उसके अलावा भी हैं सीपीएम पर टाइप मेथड्स, सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे। नेटवर्क एनालिसिस इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। NA means network analysis. Network analysis is a tool of project management that aid in carrying out tasks against a time tangent. ये पर्टिकुलर टूल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जो हमें बताता है कि टाइम के हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। बिल्कुल टाइम के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर देखें, जैसे ये नेटवर्क डायग्राम गिवन है, तो इस नेटवर्क डायग्राम में बताया गया है कि भाई ए एक्टिविटी को भी और बी एक्टिविटी को और सी एक्टिविटी को एक ही टाइम पे आप स्टार्ट करो, एक ही नोड से एक ही टाइम पे स्टार्ट करो। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर नेटवर्क डायग्राम को देखकर हम प्रोजेक्ट पे जो भी छोटी सी सब एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल ए एक्टिविटी है, बी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है, उनको साथ ही साथ एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम बचेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये नेटवर्क डायग्राम नहीं होता, तो हम क्या करते कि भाई एक्टिविटी ए को पहले स्टार्ट करते हैं, वो जैसे ख़त्म हो जाए उसके बाद एक्टिविटी बी को स्टार्ट करेंगे, बी जैसे ख़त्म हो जाए उसके बाद सी को एक्टिविटी करेंगे। हालांकि ये तीनों एक्टिविटीज़ हम एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ये तीनों एक एक दूसरे से डिपेंडेंट्स नहीं है। तो अगर डिपेंडेंसी नहीं है इन दोनों की, इन तीनों की, तो हम आराम से इनको अलग अलग एक ही टाइम पे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये है प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम की टेक्निक, और इसी से ही हम टाइम को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। मीन्स टोटल प्रोजेक्ट का टाइम जो है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे चल के आपको ज़्यादा अंदाज़ा होता जाएगा नेटवर्क एनालिसिस के इम्पोर्टेंस का। दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बिल्कुल जो भी कॉम्प्लेक्स नेचर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें टाइम मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस होता है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें फिर नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक यूज़ करने पड़ते हैं। A network is a schematic representation of the entire project consisting of number of activities. Simple है। What is the importance or what are the advantages of using the network analysis? It is a powerful tool of planning, scheduling and controlling. बिल्कुल, it minimizes the idle resources। मतलब कि भाई जो भी रिसोर्सेज खाली बैठे रहते हैं या जो भी रिसोर्सेज यूजेबल नहीं होते, उसको मिनिमाइज करता है। कैसे मिनिमाइज करता है, देखें, जो से मैं आपको प्रीवियसली एग्जांपल दिया कि एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, उन तीनों को एक साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। सो एक्टिविटी ए के लिए अलग रिसोर्स लगेगा, बी के लिए अलग रिसोर्स लगेगा, सी के लिए अलग रिसोर्सेज लगेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो कि फ़िलहाल आप एक्टिविटी ए को स्टार्ट कर देते हो, और जैसे एक्टिविटी ए ख़त्म होगा उसके बाद एक्टिविटी बी को शुरू करते हो, तो क्या हो जाएगा कि एक्टिविटी ए को आपने स्टार्ट कर लिया, तो एक्टिविटी बी और सी के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो
वांदे रह जाएंगे, वो उनको कोई भी काम नहीं होगा, वो सिंपली इडल बैठे रहेंगे। सो अगर हम इन तीनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो तीनों रिसोर्सेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तीनों को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इट मिनिमाइज द इडल रिसोर्सेज। प्रॉपरली आप अरेंज करोगे नेटवर्क्स को, एक्टिविटीज़ और नोड को विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, प्रॉपरली मैनेज होगा, और रिसोर्सेज भी मैनेजेबल हो जाएंगे। इट मिनिमाइज द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। बिल्कुल, अगर प्रॉपरली आप एक्टिविटीज़ को प्लेस करते हो तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिनिमाइज हो सकता है। प्रोजेक्ट में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो उनको एक साथ स्टार्ट करके और अपने टोटल प्रोजेक्ट का टाइम बचा सकते हैं। टू मिनिमाइज प्रोडक्शन डिलेज, इंटरप्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल जो प्रोडक्शन डिलेज हैं उनको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नेटवर्क एनालिसिस। Provide systematic approach in planning and scheduling. It is a powerful tool for optimizing of resources by using the concept of Slack. अच्छा, यहाँ पर Slack क्या वर्ड है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि Slack क्या वर्ड है। Slack एक टर्मिनोलॉजी है जो हम नेटवर्क एनालिसिस को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा बाद में, अभी इसको छोड़ दे। ओके, एक और दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से रिलेटेड हैं, दैट आर दी प्रेडेसेसर एक्टिविटीज एंड सक्सेसर एक्टिविटीज। सो प्रेडेसेसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटीज क्या होती हैं, यहाँ पर देखें, अगर नाम से हम इसको अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ प्रेडेसेसर एक्टिविटी के नाम से, सो प्रेडेसेसर का मतलब हो जाता से मतलब निकाल सकते हैं प्री, प्रीडेसेसर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, उससे पहले जो भी एक्टिविटी हो। प्रेडेसेसर एक्टिविटी मीन्स किसी भी एक्टिविटी से पहले जो भी एक्टिविटी हो उसे हम प्रेडेसेसर एक्टिविटी कह सकते हैं, प्री के नाम से। सक्सेसर एक्टिविटी, हमेशा सक्सेस बाद में आता है, जब आप मेहनत करते हो तो उसके बाद सक्सेस आपको आती है। सो सक्सेसर के नाम पे हम ये देख सकते हैं कि सक्सेसर एक्टिविटी इज कैन बी दैट एक्टिविटी विच कम्स आफ्टर एन एक्टिविटी, ऐसे कह सकते हैं। सो प्रेडिसेसर जो पहले आए और सक्सेसर जो बाद में आए। सो यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि एक्टिविटी डी, अगर एक्टिविटी डी की बात करें, यहाँ पर नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम आपके पास गिवन है, एक्टिविटी डी के बारे में अगर बात करें तो एक्टिविटी डी के से पहले एक्टिविटी कौन सी आती है, दैट इज एक्टिविटी ए। सो ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी ए इज ए प्रेडेसेसर ऑफ एक्टिविटी डी। बात को समझना, क्योंकि ये प्रेडेसेसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी आपको नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क डायग्राम ड्रा करने में बहुत सारे हेल्पफुल होती है। सो इस कॉन्सेप्ट को ज़रूरी समझना। सो मैंने क्या कहा, एक्टिविटी डी से पहले जो भी एक्टिविटी आई दैट इज द एक्टिविटी ए। सो वी कैन से दैट एक्टिविटी ए इज अ प्रेडेसेसर ऑफ एक्टिविटी डी। बेटा माइक अपने बंद करें, किसी का भी ओपन है। अच्छा, अगर एक्टिविटी डी की प्रेडेसेसर की बात करें तो एक्टिविटी डी हैज़ अ प्रेडेसेसर व्हिच इज एक्टिविटी ए। अगर सक्सेसर की बात करें, मतलब एक्टिविटी डी से आगे कौन सी एक्टिविटी है, बाद में कौन सी एक्टिविटी आ रही है, सक्सीड कौन सी एक्टिविटी कर रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्टिविटी डी के आगे जो एक्टिविटी सक्सीड कर रही है दैट इज एक्टिविटी एच। क्लियर हो रहा है? सो एक्टिविटी डी के अगर प्रेडेसेसर की बात करें तो एक्टिविटी डी हैज अ प्रेडेसेसर व्हिच इज एक्टिविटी ए, एंड एक्टिविटी डी हैज अ सक्सेसर व्हिच इज एक्टिविटी एच। सो दी in this way we can called as the activity the successor activity and the predecessor activity. ओके, सो प्रेडेसेसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी हम किसी भी एक्टिविटी को देखकर फिर ही डिसाइड करते हैं कि इस एक्टिविटी की प्रेडेसेसर एक्टिविटी कौन सी है और इस एक्टिविटी की प्रेडेसेसर सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि डी एक्टिविटी के को हम देखते हैं तो डी एक्टिविटी का प्रेडेसेसर एक्टिविटी ए है और डी एक्टिविटी का सक्सेसर एक्टिविटी एच है। डी से पहले जो एक्टिविटी हुई है दैट इज ए है, डी के बाद में जो एक्टिविटी हुई है दैट इज एच। सो प्री मतलब पहले और सक्सेसर मीन्स द बाद वाली एक्टिविटी।
और यहाँ पर अगर देखें, अगर एच एक्टिविटी की बात करें, एच एक्टिविटी के लिए प्रेडिसेसर और सक्सेसर कौन कौन से हो सकती हैं? एच एक्टिविटी के लिए प्रेडिसेसर एक्टिविटीज कैन बी डी एंड ई बोथ, क्योंकि एच से पहले जो एक्टिविटीज फिनिश हो रही हैं या जो एक्टिविटीज के बाद आ रही हैं, जस्ट बिफोर आ रही हैं, दैट आर दी एक्टिविटी डी एंड एक्टिविटी ई। अगर सक्सेसर एक्टिविटी की बात करें एच की, तो दैट कैन बी दी जे एक्टिविटी। सो ये मैं आपको आपसे पूछता हूँ कि किसी भी एक्टिविटी का प्रेडिसेसर और सक्सेसर एक्टिविटी कौन सा है। पहले इसको फिनिश करते हैं, डेफिनेशन को फिनिश करते हैं। सो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। प्रेडिसेसर एक्टिविटी, एक्टिविटी विच फिनिश्ड जस्ट बिफोर द एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो किसी भी एक्टिविटी से जस्ट बिफोर फिनिश हुई हो, तो उसको कहेंगे हम दी प्रेडिसेसर एक्टिविटी। जस्ट बिफोर क्यों बोल रहा है कि यहाँ पर देखें, अगर एच की बात करें, एच एक्टिविटी का प्रेडिसेसर एक्टिविटी कौन सा है, डी या ई। लेकिन इससे पहले तो ए एक्टिविटी भी फिनिश हुई है, लेकिन ए एक्टिविटी को हम एच एक्टिविटी का प्रेडिसेसर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी हैव टू टेक दो दैट एक्टिविटी व्हिच इज फिनिश्ड जस्ट बिफोर द एक्टिविटी। जस्ट बिफोर का मतलब उससे डायरेक्टली पीछे वाली जो भी एक्टिविटी होगी, उससे पीछे के पीछे वाली एक्टिविटी से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। सो एच एक्टिविटी का जो प्रेडेसेसर हम देंगे, दैट विल कैन बी द डी आर ई। पर ए और बी को हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। जस्ट बिफोर का मतलब यही है, जो डायरेक्टली उसके पीछे हो। ओके, एक्टिविटी दैट ought टू बी completed immediately previous, छोड़ दें इसको, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। सक्सेसर एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी विच इज जस्ट आफ्टर द एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो किसी भी एक्टिविटी के बाद में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे दी सक्सेसर एक्टिविटी। और दीज एक्टिविटीज are those activities that cannot be started until one or more of their activities are finished but not succeeded। वो एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज होते हैं, सक्सेसर एक्टिविटीज होती हैं, जो उससे पहले जब तक उनकी एक्टिविटीज खत्म ना हो जाएं या फिनिश ना हो जाएं, कंप्लीट ना हो जाएं, तब तक हम इसको, इस एक्टिविटी को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर एच एक्टिविटी को देखें, तो एच एक्टिविटी का जो सक्सीडर एक्टिविटी है, सक्सीडर एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक एच एक्टिविटी के प्रेडेसेसर एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाते, या खुद एच एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती। एच एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी हम जे एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं नेटवर्क डायग्राम की तरफ। एक एग्जांपल है जो हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम। सो एग्जांपल मैंने वही दिया है जो मैंने आपको बार बार बताता रहता हूँ कि भाई, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट of construction of a foundation। so this project is construction of a foundation। और इसके लिए अगर हम देखें कि ए एक्टिविटी इज़ दी, पहली एक्टिविटी इज़ एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, सेकंड एक्टिविटी इज़ दी 1:8 रेशो कंक्रीट pouring, थर्ड एक्टिविटी इज़ स्टील reinforcement, फोर्थ इज शटरिंग, फिफ्थ इज 1:8 रेशो कंक्रीट pouring। सो हर एक्टिविटी के लिए हमने नाम दिया है, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी। अब इनके लिए हमें एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इनकी, इनमें से कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं है जो दोनों साथ में हम स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर देखें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो हम साथ में स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सो ए एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल कि एग्जामिनेशन ऑफ फाउंडेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके बाद ही हम 1:8 रेशो कंक्रीट पोरिंग कर सकते हैं। 1:8 रेशो पोरिंग जैसे ही खत्म होंगे, उसके बाद हम स्टील रेनफोर्समेंट कर सकते हैं। स्टील रेनफोर्समेंट कैसे ही खत्म होगी, उसके बाद हम शटरिंग कर सकते हैं। शटरिंग जैसे ही खत्म होगी, उसके बाद हम 1:8 रेशो कंक्रीट पोरिंग कर सकते हैं। सो हर एक्टिविटी एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल है या डिपेंडेंट है। सो इसके लिए हम नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसके लिए नेटवर्क डायग्राम सिंपली स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन में, जैसे यहाँ पर बनाया गया है कि ए एक्टिविटी के बाद बी एक्टिविटी, बी एक्टिविटी के बाद सी एक्टिविटी डायरेक्टली, ए एक्टिविटी के बाद बी एक्टिविटी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे डायरेक्टली प्लेस करेंगे। अब मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ कि भाई नेटवर्क डायग्राम बनाते कैसे हैं एक्चुअली। सो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, टाइम भी थोड़ा कम बचा है, जाके देखते हैं कितने एग्जांपल सॉल्व कर पाते हैं हम।
Let me open the MS Paint. Okay, so MS Paint document is visible to you. So similar किसी भी प्रोजेक्ट जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए हम जो नेटवर्क डायग्राम होता है उसको बनाने के लिए हम पहले टेबल फॉर्म करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हम उसको नेटवर्क डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? जैसे ये टेबल बना हुआ है, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये टेबल मैंने बनाया है, जिसमें मैंने पहले कॉलम में लिखा है एक्टिविटी का नाम और सेकंड कॉलम में लिखा है प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर मीन्स वो एक्टिविटी जो किसी भी एक्टिविटी से पहले आती हो। ठीक है, सो एक्टिविटी का नाम पहले लिखते हैं हम हमेशा, और उसके बाद प्रेडिसेसर का नाम लिखते हैं। सो एक्टिविटी के नाम सबसे पहले हम लिख जाते हैं कि कितनी भी एक्टिविटीज़ हैं। सो अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो स्लाइड में हमने एक्टिविटीज़ के नाम लिखे थे A B C D और E तक। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटीज़ के नाम लिख दिए A B C D और E। सो उसके बाद हम लिखेंगे प्रेडिसेसर एक्टिविटीज़। अच्छा, ये नेटवर्क डायग्राम बना दें या चलो ठीक है, ये मैं आपको बाद में सिखाता हूँ नेटवर्क डायग्राम बनाना। ओके, सो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेबल है इसको हम कैसे रीड करें, क्या मतलब है इसका? सो पहले तो एक्टिविटी प्लेस किए गए हैं A B C D और E, उसके बाद प्रेडिसेसर प्लेस किए गए हैं A B C D और ETC। अब इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड ऐसे करेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है A। सो A के लिए बता रहा है कि A डू नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर। ए के सामने डैश है, इसका मतलब ए डू नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर, या इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज़ ए स्टार्टिंग एक्टिविटी। हमेशा याद करना, जिस भी एक्टिविटी के सामने डैश हो उसका मतलब कि उसके उसके आगे कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है और वो स्टार्टिंग एक्टिविटी है। ए इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज ए स्टार्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद ये बी एक्टिविटी के लिए बोल रहा है कि बी एक्टिविटी हैज़ अ प्रेडिसेसर ए, मतलब बी से पहले ए एक्टिविटी आएगी, या ऐसे बोल सकते हो कि ए इज अ सक्सेसर ऑफ बी। ठीक है, इंटरमिंगल हम कर सकते हैं इन दोनों को। ये बोल सकते हैं कि बी इज अ प्रेडिसेसर ऑफ ए, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज अ सक्सेसर ऑफ बी। ऐसे बोल सकते हैं कि ए के बाद बी आएगा या बी से पहले ए आएगा। किसी भी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, प्रेडिसेसर के टर्मिनोलॉजी में पढ़ो या सक्सेसर के टर्मिनोलॉजी में पढ़ो, जैसे आपको इजीली समझ में आए। सो बी हैज़ अ प्रेडिसेसर ए मीन्स बी के बाद बी से पहले ए आएगा। सी हैज़ अ प्रेडिसेसर बी मीन्स सी से पहले बी आएगा। डी इज अ प्रेडिसेसर ऑफ, लेट मी, ओके, डी इज अ प्रेडिसेसर ऑफ सी। सो मतलब कि डी से पहले सी आएगा, सॉरी, सी इज अ प्रेडिसेसर ऑफ डी, मतलब सी डी से पहले आएगा, और डी इज अ प्रेडिसेसर ऑफ ई, मतलब डी ई से पहले आएगा। ठीक है, एनी प्रेडिसेसर, B has a predecessor which is A, C has a predecessor which is B, has a predecessor which is C, and E has a predecessor which is D। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे? हमेशा नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट करने से पहले आप पहला पहला नोड बनाते हो। फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ नोड। यहाँ पर मैं एक नोड बनाता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करने का, तो यहाँ पर मैंने एक सिंपली नोड बना दिया। ठीक है, अब आते हैं टेबल की तरफ। नोड बनाने के बाद आप टेबल को देखोगे, टेबल में लिखा हुआ है कि ए डू नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर। टेबल को अगर पढ़ेंगे कि ए डू नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर, ए के सामने डैश है, तो इसका मतलब ये है कि ए इज अ स्टार्टिंग एक्टिविटी। सो भाई डायरेक्टली बोल रहा है कि ये ए एक्टिविटी इज अ स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं स्टार्टिंग एक्टिविटी को। सो एक्टिविटी को कैसे हम डिनोट करते हैं? हमेशा एरो से। सो यहाँ पर बनाएंगे सिंपली एरो, एरो बना के, और एरो के ऊपर हम एक्टिविटी का नाम देते हैं, तो यहाँ पर इसको नाम दे देंगे दैट इज एक्टिविटी ए।
ठीक है। सो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि भाई जैसे ही एक्टिविटी फिनिश होती है, जैसे ही एक्टिविटी बना लेते हो, तो हेड पे हम एक और इवेंट बनाते हैं, एक और नोड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं द फिनिशिंग नोड या हेड नोड। सो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना चाहिए, एक नोड बनाना चाहिए। सो यहाँ पर हमने एक नोड बना दिया। क्लियर हो गया। जैसे ही नेटवर्क डायग्राम स्टार्ट करोगे तो एक नोड बनाओगे, उसके बाद टेबल पे आओगे, टेबल से पे देखोगे कि स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, ए इज स्टार्टिंग एक्टिविटी। तो आपने क्या किया, सिंपली एरो ड्रा किया। एरो ड्रा करने के बाद उस एक्टिविटी का नाम दिया और उसके बाद जो फिनिशिंग नोड है वो लगा दिया। अब दोबारा आओगे आप नेटवर्क डायग सॉरी दी टेबल की तरफ। तो टेबल में यहाँ पर गिवन है कि बी एक्टिविटी हैज अ प्रेडिसेसर ए। ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी बी एक्टिविटी हैज अ प्रेडिसेसर ए, या ऐसे बोल सकते हैं कि ए इज अ सक्सेसर ऑफ बी, मतलब कि ए के बाद बी एक्टिविटी आएगी। सो यहाँ पर प्लेस करें कि भाई एक्टिविटी ए के बाद, यहाँ पर टेबल में गिवन है कि एक्टिविटी ए के बाद बी एक्टिविटी आएगी, तो यहाँ पर सिंपली एक्टिविटी ए के बाद बी एक्टिविटी बना देते हैं। सो यहाँ पर एक्टिविटी बी बनाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी बी बना ली और नाम दे दिया। नाम देने के बाद यहाँ पर नोड बना दिया, ऐड नोड। ठीक है। अब बोल रहा है सेकंड सिचुएशन पे आए कि सी हैज अ प्रेडिसेसर बी और बी इज अ सक्सेसर ऑफ सी। सो मतलब कि बी के बाद सी एक्टिविटी आएगी, सिंपली प्लेस कर देते हैं यहाँ पर बी के बाद सी। ये है सी एक्टिविटी। और यहाँ पर जैसे हम नोड बनाते हैं वैसे ही नोड बना देते हैं। अब उसके बाद डी की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखें डी के लिए बोल रहा है कि डी हैज़ अ प्रेडिसेसर सी, या ऐसे बोल सकते हैं कि सी इज अ सक्सेसर ऑफ डी, मीन्स सी के बाद डी एक्टिविटी आएगी। सो यहाँ पर सी के बाद डी एक्टिविटी प्लेस कर देते हैं। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट नेटवर्क डायग्राम आपको समझ आ गया, तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क डायग्राम्स हैं वो भी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, ये हमने डी नेट डी एर दी एक्टिविटी प्लेस कर दी। उसके बाद है फाइनल एक्टिविटी। फाइनल एक्टिविटी इज ई एक्टिविटी। सो ई एक्टिविटी के लिए बोल रहे हैं कि ई का प्रेडेसेसर डी है, या ऐसे बोल सकते हैं कि डी इज ए सक्सेसर ऑफ ई, मतलब कि डी से डी के बाद में एक्टिविटी जो आएगी दैट इज ई एक्टिविटी। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं ई एक्टिविटी सिंपली। सो दिस इज ई एक्टिविटी। सो हमेशा जैसे भी एक्टिविटी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, नोड प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर हमने नोड प्रोवाइड कर दिया और नाम दे देते हैं एक्टिविटी का, दैट इज ई एक्टिविटी। सो ये एक नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया इस पर्टिकुलर टेबल का। ये जो भी हमने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है किस टेबल के लिए, इस टेबल के लिए। ये जो टेबल है हमारा, क्लियर हो गया। एक और चीज़, लास्ट वाली चीज़ क्या है कि हम हमेशा जैसे ही जैसे ही नेटवर्क को कंप्लीट कर देते हैं तो फिर जो भी नोड्स होते हैं उन नोड्स पे नंबरिंग लगाते हैं। तो आ जाए नंबरिंग लगाते हैं इसको। सो ये नोड हो गया फर्स्ट नोड, ये नोड है हो गया सेकंड नोड, ये हो गया थर्ड नोड, ये हो गया फोर्थ नोड, ये फिफ्थ नोड, ये सिक्स्थ नोड। ठीक है, राइटिंग ऐसे आ रही है, मसला नहीं है, पर समझ में आ जाए आप लोगों को। फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, फिफ्थ नोड एंड सिक्स्थ नोड। समझ में आ गया कि कैसे हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, सिंपली ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो टेबल गिवन है उसको पढ़ना चाहिए। टेबल में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, जो भी एक्टिविटी स्टार्टिंग एक्टिविटी है उसको देखना पड़ेगा आपको किस स्टार्टिंग एक्टिविटी कौन सी है। किसी भी एक्टिविटी के सामने डैश लगा हुआ हो तो वो एक्टिविटी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, और उसका मतलब है दैट एक्टिविटी डू नॉट हैव एनी प्रेडिसेसर। जिस एक्टिविटी का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता वो एक्टिविटी स्टार्टिंग एक्टिविटी होती है। उसके बाद आप
जो भी दूसरी एक्टिविटीज हैं उनके प्रेडिसेसर देखते जाओगे। बी का प्रेडिसेसर ए है, सी का प्रेडिसेसर बी है, डी का प्रेडिसेसर सी है, ई का प्रेडिसेसर डी है। जैसे ये आप एनालाइज कर लोगे, उसके बाद सिंपली आप जो टेबल है उसको देखकर नेटवर्क बनाते जाओगे। सो नेटवर्क बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप नोड बनाओगे। नोड बनाने के बाद स्टार्टिंग एरो बनाओगे। स्टार्टिंग एरो का मतलब है स्टार्टिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग एरो जैसे ही बना दिया तो आपने उसके ऊपर एक नाम प्लेस करना है, जो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम है ए एक्टिविटी। उसके बाद आपने नोड प्लेस करना है जो एंड नोड होता है। एंड नोड प्लेस करने के बाद दोबारा टेबल की तरफ आओगे और टेबल पे देखोगे कि ए एक्टिविटी का सक्सेसर कौन सा हो सकता है। सो ए एक्टिविटी का सक्सेसर यहाँ पर गिवन है बी एक्टिविटी। सो बी एक्टिविटी प्लेस किया, उसके बाद बी एक्टिविटी का सक्सेसर देखा तो सी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी का सक्सेसर देखा तो डी एक्टिविटी है, और डी एक्टिविटी का सक्सेसर देखा तो ई एक्टिविटी है। ऐसे हम सिंपली नोड बनाते गए, एरो बनाते गए और हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया।